बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 जो है वो हमारा है लॉजिक के बारे में। लॉजिक जो है पहले हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता था, लेकिन जैसा कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है तो थोड़े थोड़े हर चीज़ का जो है वो इंट्रोडक्शन आपकी बुक में दिया गया है। चैप्टर्स ज़्यादा कर दिए गए हैं लेकिन छोटे हैं, और इसी तरह बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले हायर क्लासेस में थी लेकिन अब उनका इंट्रोडक्शन जो है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा टच जो है वो 9th क्लास में दिया गया है। तो अब लॉजिक को हम पढ़ते हैं। लॉजिक जैसा कि हम आम जिंदगी में बात करते हैं, हम कहते हैं कि इस बात में लॉजिक है या इस बात की क्या मंतक है, तो इसी तरह लॉजिक जो है वो एक ऐसा मेथड है, ऐसा तरीका है जिससे हम किसी बात की तह तक पहुंच सकते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन करते हैं। लॉजिक इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड। लॉजिक एक ऐसा मुनज़्ज़म तरीका है ऑफ रीजनिंग, सोचने का, दैट इनेबल्स वन टू इंटरप्रेट, जो एक किसी भी शख्स को इस काबिल बनाता है कि दैट मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, के वो किसी भी चीज़ के मतलब को समझ सके, एग्जामाइन देयर ट्रूथ, और सच्चाई को जान सके, एंड डिड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन, और नए नताइज निकाल सके, फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैक्ट, जो पहले से हकीकत या जो हकायक मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि लॉजिक जो है वो एक ऐसा मुनज़्ज़म सिस्टम है जो इंसान को इस काबिल बनाता है कि वो पहले से इंफॉर्मेशन जो दी गई हैं, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, उससे सच्चाई को भी जान सके और नए नताइज जो है वो उसके अखज़ कर सके। लॉजिक प्लेज अ की रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। लॉजिक जो है वो मसाइल को हल करने में और फ़ैसला करने में एक बुनियादी किरदार अदा करता है। ठीक है ना। वी जनरली यूज़ लॉजिक इन आर डेली लाइफ। हम लॉजिक को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब इस्तेमाल करते हैं वाइल इंगेजिंग इन मैथमेटिक्स, मैथ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, वी ऑफन ड्रा जनरल कंक्लूजन फ्रॉम आ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस, कि जब हम कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ हालात को देखते हैं या कुछ तजर्बात करते हैं तो हम उनसे फिर अपने नताइज जो हैं वो अखज़ करते हैं। अ पर्सन गेट्स अ पेंसिलिन इंजेक्शन वंस और ट्वाइस एंड एक्सपीरियंसेस आर रिएक्शन सून आफ्टरवर्ड। एक शख्स जो है वो पेंसिलिन का इंजेक्शन जो है वो 1 या 2 दफ़ा लगाता है और वो इस चीज़ को देखता है कि वो उससे रिएक्ट करती है। ठीक है, उससे उसको रिएक्शन हो जाता है। ही जनरलाइज दैट ही इज़ एलर्जिक टू पेंसिलिन, तो इससे उसको ये यानी कि नतीजा अखज़ करता है कि पेंसिलिन जो है वो इसको एलर्जी करती है। ठीक है, दिस वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन, तो किसी भी नताइज को अखज़ करने का जो ये तरीका है इस कॉल्ड इंडक्शन, ये इंडक्शन कहलाता है। इंडक्शन जो है यानी कि आपके पास आपने कोई 1-2 बार कोई बात एक्सपीरियंस की है, 1-2 बार कोई बात आपके साथ बार बार हुई है, जैसे आप किसी सड़क से जा रहे हैं, कोई आपको बार बार मिलता है, या कोई चीज़ आप देख रहे हो, कोई बस या कोई चीज़ आप रोज़ गुजरती है, 2-3 दफ़ा आप उसको देखते हो, तो फिर आप इस चीज़ से नतीजा निकालते हो कि ये यहाँ से रोज़ गुजरती है या ये यहाँ पे रोज़ काम होता है। तो इस तरह के डिसीजन जो हैं वो इंडक्शन कहलाते हैं। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग इज़ हेल्पफुल इन नेचुरल साइंसेस। ये इंडक्शन तरीके से जो सोचना है ये हमारे हेल्प करता है नेचुरल साइंसेस में, वेयर वी मस्ट डिपेंड अपॉन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस, जहाँ पे हम बार बार किए गए एक्सपीरियंसेस या ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करते हैं। इनफैक्ट ग्रेटर पार्ट ऑफ आर नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन इंडक्शन। हकीकत ये है कि हमारी जो बहुत सारी मालूमात है वो जो है उसकी बुनियाद इंडक्शन है। ठीक है ना, यानी कि हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो देख कर ही सीखते हैं। ऑन मैनी ओकेजन वी हैव अडॉप्ट दी ऑपोजिट कोर्स, लेकिन कई दफ़ा इससे उलट भी हो जाता है, इससे मुख्तलिफ भी होता है। वी हैव टू कंक्लूड फ्रॉम एक्सेप्टेड और वेल नोन फैक्ट्स, लेकिन हम बहुत से ऐसे फैक्ट्स से, हकाइक से भी सीखते हैं या उनसे भी नतीजा अखज़ करते हैं जिनको हम पहले कबूल भी कर चुके होते हैं और जो बहुत मशहूर भी होते हैं। वी ऑफन कंसल्ट लॉयर्स और डॉक्टर्स बेस्ड ऑन गुड रेपुटेशन। हम उनसे इसलिए कंसल्ट करते हैं कि उनकी एक अच्छी रेपुटेशन होती है। अच्छे लॉयर के पास जाते हैं हम, या हम अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है या हम लोग इस चीज़, उनकी रेपुटेशन से हम वाकिफ़ होते हैं। ठीक है, इसलिए हम वहाँ पे जाते हैं। दिस वे ऑफ रीजनिंग, सोचने का जो ये तरीका है, ड्राइंग कंक्लूजन, जहाँ से हम नताइज अखज़ करते हैं फ्रॉम प्रेमिसेस बिलीव टू बी ट्रूथ, जो सच्चाई दी गई है जिसको हम पहले से जानते हैं, जिस पर यकीन करते हैं, हम इससे नताइज अखज़ करते हैं। इसका डिडक्शन, और ये मेथड जो है ये डिडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब ये है कि जो काम पहले हो चुका है, जिसको हम तस्लीम कर चुके हैं और जो बार बार हो रहा है, जो बहुत मशहूर भी है, हम फिर उससे भी कुछ नताइज अखज़ करते हैं, और ये तरीका जो है ये
डिडक्शन कहलाता है। ठीक है जी। अब ये है कि जो हमारे पास डिडक्शन जो है, वन यूजुअल एग्जाम्पल ऑफ डिडक्शन इज़ ऑल मैन आर मॉर्टल, कि तमाम इंसान जो हैं वो फ़ानी हैं। वी आर मैन, हम भी इंसान हैं। देयरफॉर, इसीलिए वी आर आल्सो मॉर्टल, इसलिए हम भी फ़ानी हैं, हमने भी चले जाना है, हमने भी फ़ना हो जाना है। तो लॉजिक को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम जो है वो स्टेटमेंट लेंगे। ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये स्टूडेंट आप इनकी डेफिनेशंस को भी समझें, ठीक है, और इनको याद भी कर लें क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। ठीक है। सेंटेंस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कोई भी जुमला, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स, जो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, बट डू नॉट बोथ इज कॉल्ड, लेकिन वो दोनों नहीं हो सकती, यानी कि एट अ टाइम वो दोनों नहीं हो सकती, या वो सही होगी या वो गलत होगी। इस कॉल्ड अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कहलाती है। ठीक है। दिस स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू बी। अब ये ए इज इक्वल टू बी का जो है कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, वो इसके इक्वल भी हो सकती है, इससे ग्रेटर भी हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है, लेकिन होगी एक टाइम में एक ही दफ़ा। ठीक है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट एज अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम एक इंफॉर्मेशन का हिस्सा लेते हैं दैट इज़ आइदर एक्यूरेट और इनएक्यूरेट, जो कभी सही हो सकती है और कभी गलत हो सकती है। ठीक है। अब हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये दी गई हैं जो स्टेटमेंट ट्रू हैं। ठीक है ना। वी आर डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट आर ऑल ट्रू। अब हम ये लेते हैं जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये सारी की सारी सही हैं। फॉर अ नॉन ज़ीरो real number x and integers m and n, we have x raised to power m into x raised to power n equal to x raised to power m plus n। ये हम एक्सपोनेंशियल के रूल्स में, लॉज में पढ़ चुके हैं। अब ये देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180। किसी भी ट्राइंगल के जो अंदरूनी जाविये हैं या अंदर वाले इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका सम अप जो है वो 180 होता है। अब देखें ये भी सारी स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। अब हम लेते हैं फर्दर, वी डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ मैथमेटिक्स स्टेटमेंट दैट आर ऑल फॉल्स। अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि रॉन्ग हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने जो ली हैं एग्जांपल्स इसकी, उसमें देखें सारी की सारी जो हैं वो रॉन्ग हैं। 3 + 4 = 8 रॉन्ग है। जी सबसेट ऑफ W होल सेट रॉन्ग है। ऑल आइसोलेस ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ये भी रॉन्ग है। ठीक है ना। बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर इज़ नो रियल नंबर, ये भी रॉन्ग है। अब ये देखें इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो ये है, ये भी रॉन्ग है। अब ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो रॉन्ग हैं। कुछ स्टेटमेंट्स हमें उन्होंने ट्रू दी हैं और कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो रॉन्ग हैं। इनको आप एक दफ़ा स्टडी कर लीजिएगा। ये भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि रॉन्ग हैं। ठीक है। द सम ऑफ ट्राइंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीग्राम इज़ n-1 × 180 डिग्री। ठीक है। ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं ये रॉन्ग हैं। अब आ जाते हैं जी लॉजिकल ऑपरेशन की तरफ। लॉजिकल ऑपरेशन जो है इसमें हमें कुछ यहाँ पे सिंबल्स दी गई हैं। हमने देखना ये है कि हमने इनको पढ़ना कैसे है और हमने इनको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास ये आ जाती है सिंबल। ये सिंबल जो है ये देखें, इसको आपने ये देखें ऐसे लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ना है आपने? नॉट। ठीक है, नॉट पढ़ेंगे। और ये एक सिंबल दी गई है नॉट पी, जबकि हमारे पास दो लेटर्स जो हैं वो पी एंड क्यू हैं। ठीक है। तो ये हमने नॉट पी, इसको क्या पढ़ेंगे? नॉट पी, या हम पढ़ेंगे निगेशन ऑफ पी, यानी कि ये पी का ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना। ये अगर पी है तो पी का ये ऑपोजिट हो जाएगा। ये हमारे पास एक सिंबल है। ठीक है ना। ये सिंबल है, इसका मतलब क्या है आपके पास? एंड। आपने इसको कैसे पढ़ना है? एंड। ये हम पहले सेट बिल्डिंग उसमें भी नोटेशन में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। ये है एंड, और ये आ जाएगा पी एंड क्यू। तो इसको हमने कैसे पढ़ना है? पी एंड क्यू। इसी तरह ये आ जाएगा और। ठीक है। ये सिंबल जो है ये देख रहे हैं सिंबल, इसको हमने क्या पढ़ना है? इसको और जब ये इसके ऑपरेशन के दरमियान में आएगी सिंबल, यानी कि एक्सप्रेशन होगा, फिर क्या होगा? ये पी और क्यू, इसको क्या पढ़ेंगे? पी और क्यू। ये एरो का साइन है, इसका मतलब है इफ़ देन इम्प्लाइज, यानी कि ये इफ और इम्प्लाइज। ठीक है। ये पी और ये एरो क्यू आ गया, इसको इस तरह लिखा हुआ है। इसको पढ़ना कैसे है? इफ़ पी देन क्यू। इसको क्या पढ़ेंगे? इफ़ पी देन क्यू, या हम पढ़ेंगे पी इम्प्लाइज क्यू। इसी तरह नीचे आ जाएगा, ये अब दोनों साइडेड है। ठीक है, डबल साइडेड है। इसका मतलब है इज़ इक्विवेलेंट टू, और दूसरा इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है। आपने देखा होगा अगर लिखा होता है इफ़ डबल एफ करके,
तो P ये साइन आ गया आगे, Q इसको हम पढ़ेंगे P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q, ठीक है, या P इज़ इक्विवेलेंट टू Q। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सप्लेनेशन टू द यूज़ ऑफ द सिंबल। अब जो हमारे पास ये सिंबल हमने ये सारी जो हैं वो पढ़ी हैं, अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। इनको एक्सप्लेन करेंगे। देखें जी, अगर इफ़ P इज़ एनी स्टेटमेंट, P आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है, ठीक है ना, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं लाहौर रहता हूँ, तो ये कोई भी स्टेटमेंट है आपके पास, इट्स नेगेशन इज़ डिनोटेड बाय P, ठीक है, ये इस तरह आ जाएगा P। तो आपने इसको नॉट P पढ़ना, ठीक है ना, इसकी यानी कि P कोई भी स्टेटमेंट है, आप कहते हैं कि मैं लाहौर में रहता हूँ, तो इसकी निगेशन क्या हो जाएगी, इसको आपने इस तरह रिप्रेजेंट करना है, नॉट P, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे, नॉट P। इट फॉलोज़ फ्रॉम दिस डेफिनेशन, इसका मतलब है कि मैं लाहौर में नहीं रहता। आपके पास स्टेटमेंट है ना कि मैं लाहौर में रहता हूँ, इसका मतलब है मैं लाहौर में नहीं रहता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब हमारे पास P एक स्टेटमेंट है और इसकी निगेशन क्या है, नॉट P, तो इसको कैसे पढ़ना है, नॉट P। इट फॉलोज़ फ्रॉम दिस डेफिनेशन दैट इफ़ P इज़ ट्रू, अगर P सही है देन इट्स फॉल्स, ठीक है, यानी कि ये नॉट P इज़ फॉल्स। एंड इफ़ P इज़ फॉल्स, अगर P नहीं सही तो ये जो है ये ट्रू है, यानी कि एक स्टेटमेंट है, अगर ये सही है P तो ये इसकी निगेशन है, इसका मतलब है नॉट P। अगर ये P जो है वो रॉन्ग है तो इसका मतलब है ये राइट है, ठीक है। दी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ P एंड नॉट P आर गिवन इन टेबल। अब इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो इधर ट्रूथ टेबल में दी गई हैं, विच इज़ कॉल्ड ट्रूथ टेबल, जो कि ट्रूथ टेबल कहलाता है, वेयर दी ट्रूथ वैल्यूज़ ट्रू वैल्यू इज़ डिनोटेड बाय T एंड द फॉल्स वैल्यू इज़ डिनोटेड बाय F। अब ये P और नॉट P का जो है वो यानी कि सही है या नहीं है, इसका ट्रूथ टेबल जो है वो यहाँ दिया गया है। इसमें देखें कि जो ट्रू है उसके लिए T इस्तेमाल किया गया है, जो फॉल्स है उसके लिए F किया गया है। अगर P की वैल्यू ठीक है, ट्रू है, ठीक है, तो उसका निगेशन क्या होगा, फॉल्स। अगर P फॉल्स है तो उसका निगेशन क्या होगा, ट्रू। अब आ जाते हैं जी कंजक्शन की तरफ। कंजक्शन जो है वो क्या है, द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट P एंड Q इज़ सिम्बॉलिकली रिटन एज P एंड Q, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, P एंड Q। अ कंजक्शन इज़ कंसिडर्ड टू बी ट्रू ओनली इफ़ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अच्छा, अब कंजक्शन यानी कि ये वाली चीज़ जो है वो उस वक्त ट्रू समझी जाएगी जब P एंड Q दोनों ही ट्रू होंगे, ठीक है, तब वो ट्रू होगी। सो दी ट्रूथ टेबल ऑफ P एंड Q इज़ गिवन लो। अभी हम देखते हैं कि इसका ट्रूथ टेबल जो है कंजक्शन का वो क्या है जी। ये टेबल जो है ये ट्रूथ टेबल कंजक्शन का है। अब देखें इसमें क्या है जी, ये P है, ठीक है, P अगर ट्रूथ होगा Q, इन दोनों का जो है वो आ जाएगा P एंड Q। अब इसमें अगर P सही है, ठीक है, ट्रू है, तो Q भी अगर ट्रू है तो इन दोनों का कंजक्शन जो है वो ट्रू आ जाएगा। अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो उनका कंजक्शन भी ट्रू होगा। अगर उन दोनों में से एक भी गलत है, ठीक है, तो उनका कंजक्शन जो है वो फॉल्स आएगा, ठीक है, चाहे वो P की वैल्यू हो चाहे वो Q की वैल्यू हो। अगर एक भी वैल्यू जो उनमें से फॉल्स आ गई, अब देखिए दोनों ट्रू हैं, कंजक्शन ट्रू है। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो कंजक्शन फॉल्स हो गया। अगर पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है फिर भी कंजक्शन जो है वो फॉल्स हो गया। और इसी तरह अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर तो कंजक्शन जो है ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गया। यानी कि स्टेटमेंट जो है वो कंजक्शन है। अगर दो स्टेटमेंट जो है वो मिलके एक स्टेटमेंट बना रही हैं तो उन दोनों का सही होना जो है वो ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो फिर अगर उन दोनों में से कोई एक भी गलत है तो ये कंजक्शन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम लेते हैं इसकी कोई एग्जांपल्स। वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आपने बताना है ये जो स्टेटमेंट एग्जांपल में दी गई हैं ये सही हैं या गलत हैं। लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, लाहौर पंजाब का कैपिटल है, दारुल खलाफा है। एंड कोयटा इज़ द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, और कोयटा जो है वो बलूचिस्तान का कैपिटल है। अब दोनों ट्रू, ठीक है, अब दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू हैं। अब ये इनका कंजक्शन है, आपको पता है ये एंड लगा के दोनों स्टेटमेंट को जोड़ दिया गया है। अब ये एक कंजक्शन है दोनों स्टेटमेंट का और दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, इसका मतलब है इनका ट्रूथ टेबल जो है वो ट्रू आएगा। अच्छा, इनका कंजक्शन ट्रू आएगा, ठीक है। अब ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है इसमें है 4 <5
एंड 8 लेस देन 10। अब देखें ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है और इन दोनों का कंजक्शन भी सही होगा। लेकिन यहाँ देखें तीसरी स्टेटमेंट में ये 2 + 2 = 3 ये रॉन्ग है और 6 + 6 = 10 ये भी रॉन्ग है। अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी तो इनका कंजक्शन जो है वो भी फॉल्स होगा। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब देखें जी आगे है डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन क्या है जी कि एक स्टेटमेंट होगी तो दूसरी नहीं होगी। डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q इज सिंबॉलिकली रिटन एज P Q। ठीक है, और इसको पढ़ेंगे क्या, P और Q। सही है ना, आपने यहाँ भी पढ़ना है P और Q, ये इसकी कंजक्शन की सिंबल है। ठीक है, P एंड Q, आपने इस डिसजंक्शन को इस तरह पढ़ना है P और Q। द डिसजंक्शन P और Q is considered to be true when at least one of the statement is true। अच्छा, अब इन दोनों जो दो स्टेटमेंट है या होगा या नहीं होगा। ठीक है, या सही होगा या गलत होगा, यानी कि इनमें से एटलीस्ट किसी एक का सही होना ज़रूरी है। सबका सही होना, ये दोनों स्टेटमेंट का सही होना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ फॉल्स व्हेन बोथ ऑफ देम आर फॉल्स। ठीक है, the disjunction P or Q is considered to be true when at least one of the statement is true। यानी कि ये उस वक़्त सही होगी जब इनमें से एटलीस्ट एक जो है वो सही होगी। It is false when both of them are false। और ये उस वक़्त गलत होगी जब दोनों ही गलत होंगी। The truth table P और Q is given in table 3। ये अब दिया गया है इसका ट्रूथ टेबल। अब देखें, अगर P स्टेटमेंट सही है, Q स्टेटमेंट भी सही है, दोनों सही हैं, तो इनका डिसजंक्शन जो है वो ट्रू है। अगर इन दोनों में से ये देखें, ये P जो है ये सही है, ट्रू है, ये फॉल्स है, लेकिन दोनों में से एक तो ट्रू है ना, तो इसलिए इसकी जंक्शन जो है, ये डिसजंक्शन जो है वो ट्रू होगा। अच्छा, नेक्स्ट में देखिए, अब पहली स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग है, फॉल्स है, लेकिन सेकंड वाली ट्रू है। एटलीस्ट दोनों में से एक तो ट्रू है, इसलिए इसका भी डिसजंक्शन जो है वो ट्रू होगा। और अगर ये दोनों ही गलत हैं तो फिर इस पे तो कोई बहस नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों ही गलत हैं, तो ये इसका डिसजंक्शन भी फॉल्स आएगा। अच्छा, अब कर लेते हैं इसकी एग्जांपल। 10 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर और 0 इज़ अ रैशनल नंबर। फाइंड ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दिस डिसजंक्शन। सिंस बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, द डिसजंक्शन इज ट्रू। ट्राइंगल कैन हैव 2 राइट एंगल और लाहौर इज़ दी कैपिटल ऑफ सिंध। अब दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, फाइंड दी ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस डिसजंक्शन। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, द डिसजंक्शन इज़ फॉल्स। ठीक हो गया जी, दोनों ही गलत थी, इसलिए दोनों ही रॉन्ग हो गई, फॉल्स हो गई। आगे है जी इसका इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। अब इसमें आ जाएं, देखें कि अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ़ P देन Q। ये कंपाउंड स्टेटमेंट हमने पढ़ा है ना सिंबल्स में, ये कि दोनों। अब ये इसको कैसे पढ़ना है, इफ़ P देन Q आल्सो रिटन एज P implies Q इज़ कॉल्ड अ कंडीशनल और एन इम्प्लीकेशन। अब ये वाली स्टेटमेंट जो है, ये वाली चीज़ जो है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाएगी कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। अच्छा, इस इम्प्लीकेशन और कंडीशनल में हमने इसको पढ़ना कैसे है, P implies Q। अब हम इसमें देखें, इस कंडीशनल में कह लें, ठीक है, या इम्प्लीकेशन में कह लें कि जो P है, P को हम क्या पढ़ेंगे, P इज़ कॉल्ड दी एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस। यानी कि जैसे आप कोई मफरूज़ा कायम करते हैं, कोई भी स्टार्ट लेते हैं, ठीक है ना, तो ये हमने P को एज अ स्टार्टर यूज़ कर लिया। एंड Q इज़ कॉल्ड दी कॉन्सिक्वेंट और दी कंक्लूजन। और Q जो है वो क्या आ जाएगा, वो इसका एज अ रिज़ल्ट आ जाएगा। यानी कि जो बात हमने फ़र्ज़ की थी, ये उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, या जिसको हमने स्टार्टर लिया था, ये उसका एंड आ जाएगा। द कंडीशनल इज़ रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन द इंसिडेंट इज़ ट्रू एंड द कॉन्सिक्वेंट इज़ फॉल्स। अब ये दो कंडीशन है ये, ठीक है ना, ये कंडीशनल किस सूरत में फॉल्स होगा, अगर इसका, ठीक है, स्टार्टिंग जो है वो अगर इसका ट्रू होगा तो इसका कॉन्सिक्वेंट फॉल्स होगा। ठीक है, इन ऑल अदर केसेस कंडीशनल इज़ कंसीडर्ड टू बी ट्रू।
बाकी तमाम केसेस में जो है वो ये सही माना जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, चाहे फॉल्स भी हो, दोनों चाहे फॉल्स हो तब भी ये ट्रू माना जाएगा। ठीक है, अब हम इसका टेबल देख लेते हैं, दोबारा से देख लें कि आपके पास ये एक कंडीशनल है। ठीक है, इसको पढ़ना कैसे है, इफ़ P देन Q या P इम्प्लाइज Q। इस कंडीशनल को अगर इस तरह करना है कि ये इसका P जो है ये इंसिडेंट आ जाएगा या हाइपोथेसिस आ जाएगा, Q जो है वो इसका कॉन्सिक्वेंट आ जाएगा या कंक्लूजन आ जाएगा, और ये उसी सूरत में इसका जो ट्रूथ टेबल है वो ट्रू होगा, ये जो कंडीशनल है वो ट्रू होगा अगर P की वैल्यू फॉल्स होगी। ठीक है ना, अगर P की वैल्यू ट्रू होगी तो फिर ये फॉल्स होगा, और बाकी अगर दोनों भी फॉल्स हैं तब भी ये ट्रू होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका ट्रू टेबल। अगर P ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो इसका कंडीशनल भी ट्रू है। अगर P ट्रू है तो Q रॉन्ग है, इसका कंडीशनल जो है वो फॉल्स आ जाएगा। अगर ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तब भी ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी ये ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बाई कंडीशनल P इक्विवेलेंट Q। ठीक है, पहले आपने वन साइडेड पढ़ा था P इम्प्लाइज Q, अब है ये डबल यानी कि बाई कंडीशनल, तो अभी हम इसको क्या पढ़ेंगे, P इक्विवेलेंट Q। दिस स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P इज शॉर्टली रिटन एज P equivalent Q and is called the biconditional or equivalence. It is read P if and only if Q. ठीक है, if and only if stands for if and only if। ये देखिए आपको ये भी बता दिया गया है कि if यानी कि IFF का क्या किस लिए ये होता है, if and only if, और दूसरा ये कि ये P if and only if Q या P equivalent to Q, ये सारा आ जाएगा बाई कंडीशनल। ठीक है, तो इसको अब हमने इसका करना है वी ड्रा इट्स ट्रूथ टेबल। ये इसका ट्रूथ टेबल है। ठीक है, इसमें क्या करना है जी, आपने देखें कि हमने अभी दूसरा जो कंडीशनल वाला किया है, अब हम इसका देखते हैं कि P और Q ये तो आपने हर एक में लगाने हैं। ठीक है ना, P एंड Q जाहिर दो स्टेटमेंट है कि ये स्टेटमेंट आपने लगा दी। अब ये है कि P इम्प्लाइज Q, अब ये है कि आपके पास ये दोनों अगर ट्रूथ होंगे तो ये कंडीशन ट्रूथ होगी, P इम्प्लाइज टू Q। ठीक है ना, ये अभी हमने कंडीशनल किया है। अगर इनमें से एक भी ये P जो है अगर ये आपके पास ट्रू होगा, दूसरे जो कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, उसके अलावा अब अगर ये P जो है वो फॉल्स है, दूसरा ट्रू है स्टेटमेंट, ये तब भी ट्रू होगा। अगर ये दोनों फॉल्स हैं ये तब भी ट्रू होगा। अभी मैंने आपको कंडीशनल में ये बात जो है वो बताई है कि दोनों सूरतों में सिर्फ एक यही सूरत है कि इसमें अगर P की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो जो है इसका कंडीशनल जो है वो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज़ तीनों सूरतों में ये ट्रू होगा। अच्छा, अब आप ले लें इसी चीज़ को इन्वर्स कर लें। ठीक है, यानी कि Q इम्प्लाइज टू P आ गया। अब Q इम्प्लाइज टू P आ गया, आप समझ लें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है ना, अब आपने इसको इधर रख लेना है, इसको इधर कर लेना है। अब आप उसमें देखें कि इसमें दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब ये फॉल्स है, ये ट्रू है, यानी कि पहली वैल्यू जो है वो फॉल्स है तो दूसरी ट्रू है तो ये तब भी ट्रू आएगा। अब पहली जो है वो ट्रू है, जैसे यहाँ पे P की वैल्यू ट्रू थी ना, ऐसे अब यहाँ पे Q की वैल्यू ट्रू है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो इसका मतलब है ये फॉल्स आएगा, और अगर दोनों यानी कि फॉल्स हैं तब भी ये ट्रू आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह ये Q इम्प्लाइज टू P आ गया। सही है, अब नेक्स्ट आ जाएगा जी P बाई कंडीशनल, यानी कि P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q या P इक्विवेलेंट टू Q। अब ये कैसे करना है आपने। ठीक है, इसमें दोनों स्टेटमेंट्स आ जाएंगी कि आपके पास अगर दोनों ट्रूथ हैं दोनों तो फिर ट्रूथ आएगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो ट्रूथ आएगा। अगर उनमें से एक भी ट्रूथ है या एक भी फॉल्स है तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। अब देखें इन दोनों में देखें कि अगर ये फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, अगर ये फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा। ठीक है, ये सिर्फ इसी सूरत में P जो है वो सिर्फ इसी सूरत में इसके इक्विवेलेंट आएगा, यानी कि बराबर आएगा, जब ये दोनों या तो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। ठीक है, अब ये दोनों इसके देखें कि ये दोनों ट्रू हैं, इधर ट्रू आ गया, ये दोनों ट्रू है, इधर ट्रू है, अगर इनमें से एक भी फॉल्स है तो यहाँ पर फॉल्स आ गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है कंडीशनल्स रिलेट विद द गिवन कंडीशनल। ठीक है, अब इसमें है कि P और Q जो है ये दो स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है,
P और Q दो स्टेटमेंट्स है, P implies to Q, बी गिवन कंडीशनल देन। अब देखें कि इसमें P जो है P implies to Q, अब इसका जो कन्वर्स है वो कैसे होगा कि इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। कन्वर्स कैसे होगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, यानी कि Q पहले आ जाएगा और P बाद में चला जाएगा। ठीक है, अब P और Q जो है इसका इन्वर्स कैसे होगा, इन्वर्स ऐसे होगा कि इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, नेगेशन आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये आपके पास है कि P है इम्प्लाइज टू Q, इसी तरह P की नेगेशन नॉट P इम्प्लाइज टू नॉट Q। ठीक है जी, समझ आ गई कि कन्वर्स में क्या करना है आपने, ये P इम्प्लाइज टू Q है, इनकी आपने प्लेसेस चेंज कर देनी है, Q इम्प्लाइज टू P आ जाएगा, उलट देना है। ठीक है, इन्वर्स में क्या करना है, इनके निगेशन ले लेने हैं, P का निगेशन और Q का, यानी कि P नॉट P इम्प्लाइज टू नॉट Q। अच्छा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में P इम्प्लाइज टू Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है वो ऐसे आएगा कि इनके साइन भी चेंज होंगे और इनकी प्लेसेस भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये P इम्प्लाइज टू Q है ना, इसका आ जाएगा आपके पास नॉट Q इम्प्लाइज टू नॉट P। ठीक है जी, ये आपने इन्वर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पहला इसी से है। अच्छा, अब हम करते हैं जी इससे जो ये कन्वर्स और इन्वर्स का है, इसका हम टेबल ले लेते हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं ये कैसे है। ये देखें, ये यहाँ पे कंडीशन दी गई है और ये कन्वर्स है, इन्वर्स है और ये इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। ठीक है, ये चीज़ अब हमने लिखनी है कि P है, ये Q है, ये नॉट P है, ये नॉट Q है। ठीक है, ये तो आ गई इनका टेबल। क्या आपको पता है कि P अगर ट्रुथ है, ठीक है, तो इसका निगेशन क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अगर ये ट्रुथ है, फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स है, ट्रुथ आ जाएगा, फॉल्स है, ट्रुथ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह Q के निगेशन जो है वो इसी तरह T है या ट्रुथ है तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स है तो ट्रुथ आ जाएगा। ये तो आपके एक तरह कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में करें, अब देखें P इम्प्लाइज टू Q है। अब P इम्प्लाइज टू Q आपने कैसे किया है कि P इम्प्लाइज टू Q में आपने लेना है कि इसका जो है वो जहाँ पे वो उसका ट्रुथ होगा, ठीक है ना, वहाँ पे ये आ जाएगा T। ठीक है, और यहाँ पे आपने इस तरह करना है, अभी आपने देखे किया है कि उसमें एटलीस्ट आपका जो एक है वो आपका अगर ट्रुथ है ना तो फिर वो फॉल्स आएगा, बाकी अदरवाइज सारे ट्रुथ आ जाएंगे। ठीक है, अब P इम्प्लाइज टू Q है, अब इन दोनों को देख लें। ठीक है, आपने इनको नहीं देखना, आपने सिर्फ ये दो लाइनें देखनी है, P इम्प्लाइज टू Q। इसमें देखिए अगर दोनों ट्रुथ हैं, ट्रुथ आ गया, अगर पहले वाला ट्रुथ है दूसरा फॉल्स है तो ये फॉल्स आ गया। बाकी जो हैं वो दोनों, चाहे वो ट्रुथ पहले है, फॉल्स है, या एटलीस्ट है एक ट्रुथ या फॉल्स है, ये दोनों फॉल्स है, वो इसके ट्रुथ आएगा। ठीक है, ऐसा टेबल हम पहले कर चुके हैं पीछे। तो ये आ गया P इम्प्लाइज टू Q का, यानी कि इनमें से अगर P की वैल्यू में कोई ट्रुथ है और दूसरा फॉल्स है तो वो फॉल्स आएगा, अदरवाइज जो है वो बाकी वैल्यू जो है वो ट्रुथ आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे अब देखें, इसका कन्वर्स ले लिया, यानी कि Q इम्प्लाइज टू P ले लिया हमने। ये टेबल भी हम पहले कर चुके हैं, Q इम्प्लाइज P। इसमें भी ऐसे ही होगा कि अब आपने इसको फर्स्ट कंसीडर कर लिया, इसको सेकंड कर लिया। इसमें देखें अगर ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया। ठीक है, अगर इसमें से ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पहले वाली लाइन में ट्रू है, सेकंड कंडीशन जो है वो फॉल्स है, ये तब फॉल्स आएगा। ठीक है, और अगर ये दोनों भी फॉल्स हैं तब भी ये ट्रू ही आएगा। तो ठीक है, ये हो गया Q इम्प्लाइज टू P। ये दोनों टेबल आप पहले कर चुके हो। अच्छा, अब आ जाएंगे इनकी निगेशन। निगेशन ऑफ P नॉट P इम्प्लाइज टू नॉट Q। अब वही चीज़ यहाँ ले लें। ठीक है, वही चीज़ जो पहले हमने P एंड Q में ली है वही अब नॉट P नॉट Q में ले लें, यानी कि इनमें ले लें। अब देखें, इनमें अगर दोनों फॉल्स हैं, जैसे यहाँ दोनों फॉल्स थे, ठीक है, अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी ट्रू आ गया। अगर इन दोनों में से ये पहले फॉल्स, ठीक है ना, और ये ट्रू है तब भी ट्रू आ जाएगा, ये आ गया। अब पहले वालों में से जो है पहला ट्रू है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्रू था तो फॉल्स आया था, ऐसे ही अब यहाँ पे ट्रू है तो वो फॉल्स आ जाएगा, और इसी तरह जहाँ दोनों ट्रू होंगे वहाँ पे ये फॉल्स आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये एंड पे ट्रू है, ये स्टार्टिंग में फॉल्स है, इसके स्टार्टिंग में एंड पे फॉल्स है, स्टार्टिंग में ट्रू है, क्योंकि ये इनके निगेशन है, इनके ऑपोजिट है। अच्छा जी, अब इसका ले लें, इसका निगेशन ले लें। ठीक है, नॉट P इम्प्लाइज टू नॉट
नॉट क्यू इम्प्लाइज टू नॉट पी, इनको उलट लें, इनको पलट लें, ठीक है। अब पहले इस वैल्यू को कंसीडर करें, फिर आपने इसको करना है। इसमें भी देखें अगर दोनों फॉल्स हैं, ट्रू आ गया। अब देखें इसकी पहली वाली वैल्यू जो ट्रू है, इसका मतलब है ये फॉल्स आएगा। अब इसमें फॉल्स है, कोई इशू नहीं, ट्रू आ गया, दोनों ट्रू है, ट्रू आ गया, ठीक है। ये टेबल 2 आप पहले कर चुके हो, आपने इनकी निगेशन की। यहाँ से अगर आपको समझ नहीं आई या आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो तो आप इसको बार बार देखें, बार बार समझें। और एक और ट्रिक है कि आप इसको अलग अलग लिख लें, ठीक है। आप पहले P और Q का लिखें, फिर आप इसका ये कंडीशनल लिख दें, P इम्प्लाइज Q, फिर आप दोबारा इसको लिखें, ठीक है। अब आपने क्या लिखना, अब आपने Q पहले लिखना है, Q की वैल्यूज़ को पहले लिखें, फिर P की वैल्यू को पहले बाद में लिखें, फिर उस टेबल में आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। 2 टेबल हो गए आपके। तीसरा टेबल आपने ऐसे करना है कि आपने नेगेशन का लेना है, आपने सिर्फ इन दोनों वैल्यूज़ को देखना है। ये 2 लाइंस ले लें, दोनों कॉलम ले लें और फिर आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। जब आपने इन दोनों का कंट्रा पॉजिटिव लेना है, यानी कि आपने प्लेसेस भी चेंज कर दी और इनकी निगेशन भी ले ली, यानी कि इनके साइन भी चेंज कर दिए, फिर आपने क्या करना है, इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है, और उसी तरह आपने ये चौथा टेबल जो है वो बना लेना है, ठीक है। फिर अलग अलग टेबल बना के आप इसको याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो याद हो जाएगा। अब हम लेते हैं एक एग्जांपल, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड P एंड P इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज Q, यानी कि एक आपने लेना है कॉलम ये और एक कॉलम लेना है आपने ये पूरा और इम्प्लाइज Q, ठीक है। एक इन दोनों का और एक फिर इन सब का और इसके साथ। अब हमने क्या करना है कि P का कॉलम लिख लिया, पहली फर्स्ट स्टेटमेंट है, Q सेकंड स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें कोई भी ट्रूथ टेबल लिखने के लिए 2 स्टेटमेंट जो चाहिए वो एक P है, एक Q है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रूथ हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ये उनका कंडीशनल जो है इम्प्लाइज जो है वो ठीक आ जाएगा। अगर दोनों में से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है तो कंडीशनल जो है वो रॉन्ग आएगा, ठीक है, फॉल्स आएगा। अगर सेकंड वाला जो है वो सही है तो फिर ये ट्रूथ आ जाएगा। अगर दोनों ही रॉन्ग हैं तब भी ये ट्रूथ आएगा। ये कंडीशनल आपने पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। अब आपने देखना है कि इसका और P का, इन दोनों का आपने लेना है, ठीक है। अब इन दोनों का आपने लेना है एंड आपको पता है कि उसका आपके पास तमाम सूरतों में एटलीस्ट जो है वो उसका जहाँ भी इसका और फॉल्स है वो फॉल्स आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। सिर्फ इस सूरत में ट्रूथ आएगा जहाँ पे ये ट्रूथ है। तो अब ये P और इसका देखें, इन दोनों का जो कंडीशनल है वो है इसका एंड ट्रूथ, ठीक है। अगर दोनों ट्रूथ है, दोनों ट्रूथ आ गया। अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो सही है। अगर इन दोनों में से एक स्टेटमेंट भी रॉन्ग है तो वो रॉन्ग होगा, ठीक है, वो फॉल्स आ जाएगा। अब देखें ना, इसमें और इसमें, इन दोनों में दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो ट्रू आ गया, ट्रूथ आ गया। अगर दोनों में से एक भी रॉन्ग है, फॉल्स है, तो फॉल्स आ जाएगा। इनमें भी ये फॉल्स है, फॉल्स आ गया। ये दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स आ गया। अब इसमें और Q में, इन दोनों में आपने लेने हैं इम्प्लाइज कंडीशनल। आपने पढ़ा है कंडीशनल में कि एटलीस्ट 1 भी अगर ट्रू है तो वो ट्रू है, ठीक है ना। अगर इवन के दोनों भी फॉल्स हैं तो फिर भी ट्रू आएगा। तो इसके देखें कि इसमें और इसमें दोनों ट्रू हैं, ट्रू आ गया, ठीक है। ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ गया, ठीक है। दोनों ट्रू हैं, ये और ये फॉल्स, एटलीस्ट 1 ट्रू है, दोनों में देखें फॉल्स है तो ये ट्रू आएगा, ठीक है। ये हर सूरत में जो है इसका ये ट्रू आ गया। तो ये इसका ये कंडीशन का जो है वो ट्रूथ टेबल आ गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास मैथमेटिकल प्रूफ। अच्छा, मैथमेटिकल प्रूफ ये है कि हम एक बात कह देते हैं कि जी हमने ये काम किया या नहीं किया। एक होता है कि हम प्रूफ दें उसका, ठीक है, कोई ना कोई एविडेंस जो है, कोई ना कोई उसका प्रूफ दें, तो वो होता है मैथमेटिकल प्रूफ। यानी कि मैथ जो है वो बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी प्रूफ के जो है वो सच को नहीं मानता। अब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि एक स्टूडेंट है, वो 9th क्लास में पढ़ता है और वो एक दिन जो है वो लेट घर आता है, तो उसका वालिद जो है वो इस बात से मुतमईन नहीं होता कि वो स्कूल गया है या नहीं गया। अब वो अपने वालिद को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से साबित करता है कि मैं स्कूल गया था। अब उन एविडेंस में क्या है कि एक तो वो अपने दोस्त से कहता है कि ये दोस्त मेरे साथ था,
उसका बाप फिर भी नहीं मानता, फिर वो अपने अटेंडेंस रजिस्टर का सबूत देगा कि देखें अटेंडेंस रजिस्टर में मेरी अटेंडेंस लगी हुई है। और फिर तीसरा जो है वो सीसीटीवी कैमरे का सबूत देगा कि आप देखें सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग कि मैं स्कूल गया था या नहीं गया था। इस तरह अब जब हम मुख्तलिफ एविडेंस से किसी चीज़ को प्रूफ करते हैं तो उसको हम कहते हैं मैथमेटिकल प्रूफ। अब हम पढ़ेंगे थ्योरम, कंजेक्चर एंड एक्सियम। तो इसमें देख लेते हैं इनकी डेफिनेशंस बारी बारी। थ्योरम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। थ्योरम एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है दैट हैज़ बीन प्रूव्ड, जो कि साबित हो चुकी है, ट्रू सही, बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट्स, जो कि पहले से जाने पहचाने साबित किए गए हकाइक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर थ्योरम। ये थ्योरम की एग्जांपल्स हैं, जैसा कि है कि थ्योरम द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री, के किसी भी बंद चकोर के जो अंदरूनी जाविये हैं चारों के चार, उनके समअप जो है वो 360 डिग्री है। ठीक है, ये बात पहले से प्रूव हो चुकी है, इसी को अब हमने साबित करना होता है, तो ये एक थ्योरम है। इसी तरह दूसरा है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और फॉर्मेट्स लास्ट थ्योरम। ठीक है, सेकेंड है जी हमारे पास कंजेक्चर। अ कंजेक्चर इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस दैट इज़ बिलीव्ड टू बी ट्रू बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। कंजेक्चर जो है वो एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट या एक ऐसा मफरूज़ा है जिसको सही माना जाता है, किस बुनियाद पर? ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, बट हैज़ नॉट येट बीन प्रूव्ड, लेकिन वो अभी तक साबित नहीं हो चुका होता। इन मैथमेटिक्स में कंजेक्चर ओफन सर्व एज हाइपोथेसिस, ये बाज़ दफ़ा तो वो हाइपोथेसिस या मफरूज़े के तौर पर काम करता है। एंड इफ़ अ कंजेक्चर इज़ प्रूवन टू बी ट्रू, और अगर ये सही साबित हो जाए, ठीक है, अगर ये प्रूव हो जाए, इट बिकम्स अ थ्योरम, तो ये थ्योरम बन जाता है। जैसा कि अभी हमने थ्योरम की डेफिनेशन की है कि थ्योरम जो है वो एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि पहले से प्रूव की गए हकाइक जो है उन पर मबनी होती है। ठीक है, तो अगर ये कंजेक्चर जो है ये ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसको हम एक हाइपोथेसिस के तौर पर लेते हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर सही माना जाता है, लेकिन अगर ये साबित हो जाए, ठीक है, तो फिर ये एक क्या बन जाता है? थ्योरम बन जाता है। अच्छा, अब है जी एन एक्सियम्स। एन एक्सियम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब एक्सियम जो है वो एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है दैट वी बिलीव टू बी ट्रू, जिसको हम सही मानते हैं विदाउट एनी एविडेंस, किसी भी एविडेंस के, किसी भी सबूत के बगैर, और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ, और इसके लिए किसी प्रूफ की सबूत की ज़रूरत नहीं होती। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, दीज स्टेटमेंट्स आर बेसिक फैक्ट्स, ये उन बुनियादी हकाइक पर मुश्तमिल होती है, ये वो हकाइक होते हैं दैट फॉर्म अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर आइडियाज़, जो नए आइडियाज़ के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर काम करता है, एक संगे मील के तौर पर काम करता है। एंड आर बेस्ड ऑन एवरी एक्सपीरियंसेस, और ये मुश्तमिल होता है हमारी रोज़मर्रा के तजर्बात पर। अब यहाँ पर एक्सियम्स की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। एक्सियम्स है जी, थ्रू अ गिवन पॉइंट इन्फिनिटी मैनी लाइंस कैन पास। अब इन्फिनिटली उसमें से लाइंस गुजर सकती हैं, एक डॉट में से आप देखें कि आप एक नुक्ता लगाएं और उसमें से आप बेशुमार लाइंस जो है वो ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, यूक्लिड एक्सियम। अच्छा, यूक्लिड एक्सियम जो है अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रान बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अब देखें यहाँ पे एक पॉइंट में से तो बेशुमार लाइन गुजर सकती हैं, लेकिन दो पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही गुजर सकती है। अब आगे है जी पियानो एक्सियम्स। एवरी नेचुरल नंबर हैज़ अ सक्सेसर विच इज़ आल्सो अ नेचुरल नंबर। हर कुदरती अदद जो है उसका एक अगला कुदरती नंबर जो है वो होता है, या उसका एक पेशरो कह लें होता है, जो कि एक खुद भी नेचुरल नंबर या कुदरती नंबर होता है। टू सेट्स आर इक्वल, दो सेट बराबर होते हैं, ये एक्सियम ऑफ एक्सटेंशनलिटी की मिसाल है कि टू सेट्स आर इक्वल, दो सेट बराबर होते हैं इफ़ दे हैव द सेम एलिमेंट्स, अगर उनके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो। आगे है जी एक्सियम्स ऑफ पावर सेट, यानी कि एनी सेट हैज़ अ सेट ऑफ ऑल इट्स सबसेट। कोई भी सेट जो है वो उसके एक सेट होता है जो उसके तमाम सबसेट पर मुश्तमिल होता है, और ये उसका पावर सेट होता है। तो ये हमने एक्सियम और एक्सियम के आगे एग्जांपल जो है वो कर ली हैं। अब हम करेंगे डिडक्टिव प्रूफ। तो डिडक्टिव रीजनिंग जो है,
यानी कि डिडक्टिव तरीके से सोचने का अंदाज जो है इज़ अ वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन, नताइज अखज़ करने का ऐसा तरीका है फ्रॉम प्रीमिसेस बिलीव टू बी ट्रू, उन हकाइक से, उन बातों से, बयानात से जो पहले से साबित हो चुके हैं। जैसा हमने पहले इस पर डिस्कस किया था कि हम कोई भी लॉयर या कोई भी डॉक्टर जो पहले से बहुत मशहूर होता है हम उसके पास जाते हैं, क्योंकि ये लोगों की ऑब्जर्वेशन या उनका तजर्बा होता है कि वो अच्छे हैं, उनका ट्रीटमेंट सही है या वो काबिल हैं। इफ़ दी प्रीमिसेस आर ट्रू, अगर पहले वाली बातें या पिछले हकाइक जो हैं उनके वो सही हैं, देन दी कंक्लूजन मस्ट आल्सो बी ट्रू, तो वो कंक्लूजन या उसके नताइज जो हैं वो ज़रूर सही होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, ऑल ह्यूमन बींग्स नीड टू ब्रीथ टू लाइव, अब हर इंसान को ज़िंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत होती है। अहमद इज़ ह्यूमन, अहमद भी इंसान है, देयरफॉर अहमद इज़ आल्सो ब्रीथिंग टू लाइव, तो अहमद को भी ज़िंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत है। सिमिलरली इन मैथमेटिक्स, अब बिल्कुल इसी तरह मैथ में डिडक्टिव प्रूफ इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिडक्टिव प्रूफ जो है वो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इज़ टेक्निक टू शो दी वैलिडिटी ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जो कि उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट की वैलिडिटी को जो है वो साबित करता है थ्रू लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल सोचने के तरीके से, बेस्ड ऑन नोन रूल्स, और जो पहले से जाने गए असूल होते हैं, जो पहले से जाने गए जाने पहचाने का उनके लाज होते हैं, थ्योरम्स होते हैं, एक्सियम्स होते हैं, और प्रीवियसली प्रूवन स्टेटमेंट्स होती हैं और जो कि पहले से साबित हो चुकी होती हैं। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग इज़ ब्रॉडली यूज्ड इन अलजबरा, अब डिडक्टिव ये सोचने का तरीका जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अलजबरा में, टू वैलिड आइडेंटिटीज़ एंड सॉल्व क्वेश्चंस इक्वेशंस, आइडेंटिटीज़ और इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, अब ये हमारी हो गई हैं डेफिनेशंस, अब हम इसके बाद करते हैं एक्सरसाइज। जी तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशंस जो हैं वो हमने कर ली हैं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमारा हो गया है, जो बेसिक चीज़ें थी जो आपको ज़रूरी थी एक्सरसाइज करने के लिए वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारी इस चैप्टर की एक ही है, यानी कि इसमें कोई एक्सरसाइज 1, 2, 3 या रिव्यू नहीं है, बस ये सारी चैप्टर की एक ही एक्सरसाइज है। आपको पता है एक्सरसाइज में सबसे पहले रिव्यू में हम करते हैं MCQs, तो ये MCQs का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन, आपने जो है वो पहला जो सही ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ ऑफन रिलेटेड टू इंडक्टिव रीजनिंग, अब इंडक्टिव रीजनिंग से रिलेट जो है एक्सप्रेशन आपने बताना है कौन सा है। अब इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में हम पहले जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं शुरू में ही, कि हमारे पास जो एक्सपीरियंस हम 2 या 3 दिन करते हैं या जो 2-3 बार हम कोई एक्सपीरियंस करते हैं उससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि हाँ ये काम ऐसे ही होता है, या हमें इस वजह से नुकसान हो रहा है, या ये काम रोज़ का मामूल है। तो ये कौन सा है, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है जी बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, नेक्स्ट है जी इफ़ एंड ओनली इफ़ स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट इज़ प्रूवन बाय अ थ्योरम, और बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल्स। तो हमें सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट है वो लगा कि बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि जो तजर्बा हम रोज़ करते हैं, 2-3 दफ़ा करते हैं दिन में या एक हफ्ते में या डेली, तो वो बेस बनता है हमारी इंडक्टिव रीजनिंग का। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग, अब इंडक्टिव का कर लिया है, अब नेक्स्ट जो है वो डिडक्टिव का है, कि यानी कि हम बहुत मशहूर शॉप पे जाते हैं, बहुत मशहूर वकील को हायर करते हैं, या बहुत मशहूर जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं जिससे लोग फ़ायदा उठाते हैं और जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, और ये रीजनिंग जो है हमारी वो डिडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। तो इसमें आप देखें कि हमारे पास कौन कौन सी वो ऑप्शन है। जनरल कंक्लूजन फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो महदूद ऑब्जर्वेशन है उस पर आपने कंक्लूजन करनी है। बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, जो आपके पास एक्सपेरिमेंट्स जैसे रिपीट होते हैं, बार बार करते हैं आप लोग, जैसा कि इंडक्टिव रीजनिंग है। बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर एक्यूरेट, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास सही है उनकी बेस पर करते हैं। ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम वेल नोन फैक्ट्स, जो कि बहुत मशहूर फैक्ट्स जो हैं, हकाइक जो हैं, उनके बुनियाद बनाकर आप नतीजा अखज़ करते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है बी आपके पास ये सही है। नेक्स्ट डी,
नेक्स्ट आ जाता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब इनमें से आपने जो सही वाली स्टेटमेंट है वो बतानी है। जैसे द सेट ऑफ इंटीजर इज़ फाइनाइट, तो ये रॉन्ग है। तो आप देखें द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज़ ऑलवेज 180, जबकि ये 360 है, तो ये भी रॉन्ग है। और आपके पास आ जाएगा पाई नॉट बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, तो ये आपके पास सही होगा क्योंकि ये उन स्टेटमेंट्स में आ चुका है जो आपके पास ट्रू और फॉल्स में आई हैं, तो वहाँ पे ये ट्रू स्टेटमेंट्स में है, तो इसलिए ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो एक्यूरेट है, सही है। ठीक है जी, अब ये करेक्ट ऑप्शन इसका हो गया। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ द बेस्ट ऑफ रिप्रेजेंट द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट द स्टोव इज़ बर्निंग। आपके पास है जी चूल्हा जल रहा है, इसकी निगेशन या इसका इनकार आपने कौन सा बताना है, तो ऑब्वियसली ये इसका इनकार जो है, ये इसका निगेशन होगा, इसका नॉट होगा, वो होगा द स्टोव इज़ नॉट बर्निंग, तो इसमें इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं। बाकी ऑप्शंस में आ जाता है जी दी स्टोव इज़ डिम, दी स्टोव इज़ टर्न्ड, इज़ लो हीट, तो ये सारे जो हैं वो आप इसको करें इग्नोर, क्योंकि हमने जो एक्यूरेट आंसर है वो ले लिया है। द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज़ ट्रू। अब जो कंजक्शन है पी एंड क्यू की वो किस वक्त ट्रू होगी, ठीक है, हम कंजक्शन का पढ़ चुके हैं कि उसमें आपके पास जो है वो दोनों का एक्यूरेट, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। ठीक है, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है कंजक्शन में, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट पी भी सही हो और सेकंड स्टेटमेंट क्यू भी जो है वो भी सही हो, ट्रू हो, तभी जो है वो कंजक्शन जो है वो ट्रू होगी। तो बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, नहीं, बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, ट्रूथ, ये आ जाएगा, बी जो है वो आपका आ जाएगा। ओनली क्यू इज़ ट्रू, ये भी रॉन्ग है। ओनली पी इज़ ट्रू, ये भी रॉन्ग है। आगे है जी अकंडीशनल, अकंडीशनल इज़ रिगार्ड एज फॉल्स ओनली व्हेन। अब कंडीशनल जो है वो किस वक्त फॉल्स होगा, एंटीसीडेंट इज़ ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज़ फॉल्स, यानी कि पी की स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो और क्यू की फॉल्स हो, तो फिर ये हमारे पास जो है वो फॉल्स होगा। ठीक है, बाकी जो जितनी भी कंडीशन है उसमें ये ट्रू आ जाएगा। कॉन्सिक्वेंट इज़ ट्रू एंड इंसिडेंट इज़ फॉल्स। अब ये इसमें बाद वाली जो है वो अगर सही हो, शुरू वाली जो है वो रॉन्ग या फॉल्स हो, नहीं, ये भी गलत है। इंसिडेंट इज़ ट्रू ओनली, कॉन्सिक्वेंट इज़ फॉल्स ओनली, तो ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं, ये आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, यानी कि पी की वैल्यू जो है वो ट्रू हो, क्यू की फॉल्स हो, तो फिर वो जो है वो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, तो ये ए ऑप्शन है। ठीक है जी, आगे है जी कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ क्यू अप्लाइज टू पी इज़। आपको ये हमने किया है ना, मैंने बताया आपको कि Q और P का जो है वो कॉन्ट्रापॉजिटिव किस वक्त होगा, जब आप इनकी प्लेसेस भी चेंज करेंगे और इनके नेगेशन आएगी। ठीक है, पहले इनकी प्लेसेस चेंज कर दें, P इम्प्लाइज टू Q, और फिर नेगेशन इनकी आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे Q है, ये रॉन्ग है, यहाँ पे नेगेशन है Q की, ये भी रॉन्ग है। ये देखें यहाँ पे ये प्लेसेस भी चेंज हैं और इनके नेगेशन है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी दिस स्टेटमेंट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज़ अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। अब ये जो स्टेटमेंट है कि हर इंटीजर जो है वो जो 2 से बड़ा है वो 2 प्राइम नंबर का सम अप होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा थ्योरम है, कंजेक्चर है, एक्सियम है या पोस्टुलेट है। ठीक है, तो अब ये चीज़ जो है ये हमारे पास कंजेक्चर है, ये ऑप्शन जो है सही है क्योंकि हम ये इसकी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। दिस स्टेटमेंट अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। अब देखें ये स्टेटमेंट जो है ये हम पढ़ चुके हैं एक्सियम में। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये थ्योरम, कंजेक्चर, एक्सियम और लॉजिक में से एक्सियम पर इसको इंसर्कल कर दें। नेक्स्ट है जी दी स्टेटमेंट दी सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180। अब देखें कि 180 जो है ट्राइंगल के इंटीरियर का सम अप है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये थ्योरम है। ठीक है ना, ना ये कन्वर्स है ना ये एक्सियम है, तो ये थ्योरम है। तो ऑब्जेक्टिव आपका हो चुका है। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज का, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं।
एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है MCQ जो है वो हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, राइट दी कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल्स। कंडीशनल्स के बारे में भी मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया है और मैंने इन्वर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव के बारे में भी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है हमारे पास कि आपने इसका, ये आपके पास नॉट P है, नॉट P इम्प्लाइज टू Q। इसका कन्वर्स जो होगा, कन्वर्स में आपको पता है कि हमने इनकी पोजीशन चेंज करनी होती है, इनकी प्लेसेस चेंज करनी होती है, तो हमने Q इम्प्लाइज टू नॉट P कर दिया है। इन्वर्स में आप देखें इनके पोजीशन चेंज होगी, इनका स्टेटस चेंज होगा, यानी कि जो नॉट P है वो P हो जाएगा और जो Q है वो नॉट Q हो जाएगा। और कॉन्ट्रापॉजिटिव में जो है वो इनकी पोजीशन भी चेंज होगी और इनका स्टेटस भी चेंज होगा, यानी कि जो नॉट P है वो P हो जाएगा, जो Q है वो नॉट Q हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप देखें यहाँ पे नॉट P और Q इम्प्लाइज टू है, तो इसकी कॉन्ट्रापॉजिटिव जो है वो कंडीशन क्या होगी, वो आ जाएगी नॉट Q इम्प्लाइज टू P। इसी तरह Q इम्प्लाइज टू P, ठीक है, इसकी कन्वर्स जो है वो आ जाएगा P इम्प्लाइज टू Q। इन्वर्स इसका आ जाएगा नॉट P इम्प्लाइज टू नॉट Q। कॉन्ट्रापॉजिटिव इसका आ जाएगा नॉट P इम्प्लाइज टू नॉट Q। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नॉट P इम्प्लाइज टू नॉट Q। इसका कन्वर्स आ जाएगा नॉट Q इम्प्लाइज टू नॉट P, यानी कि इनकी प्लेसेस चेंज हो जाएंगी। इन्वर्स इनका आ जाएगा कि नॉट थे, अब ये आ जाएंगे P इम्प्लाइज टू Q, और कॉन्ट्रापॉजिटिव में आ जाएगा इसका Q इम्प्लाइज टू P। इसी तरह नेक्स्ट देखें, उसमें है हमारे पास इन्वर्स, इसका नॉट Q इम्प्लाइज टू नॉट P। इसमें कन्वर्स आ जाएगा, इसका प्लेसेस चेंज हो जाएंगी, नॉट P इम्प्लाइज टू नॉट Q आ गया। इन्वर्स जो है वो आ जाएगा Q इम्प्लाइज टू P, और कॉन्ट्रापॉजिटिव जो है वो आ जाएगा P इम्प्लाइज टू Q। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग, नॉट P और Q और नॉट Q। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग सी इसका टेबल बनेगा। अब आपके पास सिचुएशंस जो हैं ये तो हैं, ठीक है, ये आपने सबसे पहले जो है हर टेबल में आपने सिचुएशंस लिखनी है, क्योंकि 2 स्टेटमेंट हैं आपके पास। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब जितने भी कंडीशनल हैं वो इन्हीं पे डिपेंड करते हैं, और है, नॉट है, कंजक्शन जो हैं जितने वो भी, और फिर जो कंडीशनल्स हैं वो भी। अब देखें आपके पास एक स्टेटमेंट है वो है P और एक है Q। अब दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। अब हमने पहले इसमें इनका नॉट Q लेना है, तो हमने नॉट P भी ले लिया, नॉट Q भी ले लिया। नॉट P जो है वो इसका ऑपोजिट आ जाएगा, जहाँ पे ट्रू है वहाँ फॉल्स आ जाएगा, जहाँ ट्रू है वहाँ फॉल्स आ गया। अब देखें स्टूडेंट, कंडीशन जो है वो 4 ही होती हैं, या तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, या दोनों में से पहली स्टेटमेंट ट्रू होगी दूसरी फॉल्स होगी, दोनों में से पहली फॉल्स होगी दूसरी ट्रू होगी, या दोनों ही फॉल्स होंगी। ये 4 ऑप्शन जो हैं ये हो सकते हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले हम P का नॉट ले लेंगे, जहाँ P ट्रू है वहाँ फॉल्स आ जाएगा, जहाँ P फॉल्स है वहाँ ट्रू आ जाएगा। इसी तरह फिर हम लेंगे नॉट Q। नॉट Q में जहाँ Q जो है वो ट्रू है वहाँ फॉल्स आ जाएगा, जहाँ फॉल्स है वहाँ ट्रू आ जाएगा। तो ये 2 स्टेटमेंट्स हो गई, ये इन दोनों के नॉट हो गए। ठीक है, निगेशन हो गया इनके। अब हमने लेना है P और Q। अब आप देखें जो P और Q का आपके पास कंजक्शन है, इसमें आप देखें कि एटलीस्ट एक भी अगर स्टेटमेंट ट्रू है ना, तो आपका कंजक्शन जो है वो ट्रू होगा। अब देखें यहाँ पर इन दोनों, ये दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू आ जाएगा। इन दोनों में से एक ट्रू है, ट्रू आ जाएगा। इन दोनों में से एक ट्रू है, ट्रू आ जाएगा। दोनों ही फॉल्स हैं, फिर जो है वो कंजक्शन फॉल्स आएगा। ठीक है, अब इसकी कर लेते हैं निगेशन, यानी कि जहाँ ये ट्रू है वहाँ ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये निगेशन P और Q आ गया। ये स्टेटमेंट है आपके पास। अब P और Q ये कंजक्शन है, इसकी आपने निगेशन लेनी है, इसका नॉट लेना है। तो जहाँ ये ट्रू है वहाँ ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रू है, ये फॉल्स आ गया, ट्रू है, फॉल्स आ गया, और फॉल्स है तो ट्रू आ गया। अच्छा, अब देखें अब क्या करना है आपने। अब आपने एक तो लेना है ये, ठीक है, ये वाला कॉलम लेना है आपने, और इस कॉलम में और इस कॉलम में Q वाला जो है, इनके दरमियान जो आपने कंजक्शन लेना है। और ठीक है, ये वाली कंडीशन और ये वाली, ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान कह लें या इन दोनों कॉलम्स के दरमियान कह लें, आपने ये कंजक्शन लेना है। ठीक है जी, और वाला। अब हम क्या करेंगे, और में आपको पता है कि एटलीस्ट एक जो है वो भी करेक्ट हो, तो ये करेक्ट होता है। अब देखें ये दोनों फॉल्स हैं, ये कॉलम
और ये कॉलम आप दोनों को ही लिख सकते हैं। जैसा मैंने पीछे बताया ना आपको कि आप अलग से कॉलम बना के भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि आप ये दोनों कॉलम जो हैं वो रफ कॉपी पे बनाएं और फिर उसको देख लें कि ये कैसे हैं। अब देखें ये दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, एटलीस्ट वन तो ट्रू है ना, इसको आपने ट्रू कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो आपका ये और ये दोनों फॉल्स हैं। ठीक है, ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी दोनों फॉल्स थे, फॉल्स आ गया, यहाँ ये ट्रू था, ट्रू आ गया, यहाँ फिर ये दोनों फॉल्स हैं, फॉल्स आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगी स्टेटमेंट। ठीक हो गया जी। तो ये टेबल जो है वो आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट टेबल की तरफ, नेक्स्ट इसका पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के। इसमें है जी आपने लेना है नॉट क्यू और नॉट पी। ठीक है, इनका कंजक्शन लेना है और फिर इसका निगेशन लेना है, यानी कि नॉट लेना है। सबसे पहले हम वही दो स्टेटमेंट लेंगे, पी और क्यू, उनके जो मुमकिनात हैं या उनके जो ऑप्शंस हैं वो लेने हैं, चारों के चार के दोनों ट्रू हैं, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू है, या दोनों ही फॉल्स हैं। अब आपने ले लेनी है इनकी निगेशन, दोनों के आपने ऑपोजिट ले लेने हैं। ठीक है, और दोनों के आपने नॉट ले लेने हैं। नॉट किस तरह लेंगे, पी का नॉट आ जाएगा फॉल्स, ट्रू है फॉल्स, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है ट्रू, और फॉल्स है ट्रू आ जाएगा। इसी तरह क्यू का निगेशन लिया आपने, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू। अब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट आ गई, दोनों के निगेशन या दोनों के नॉट आ गए। अब हमने इनका जो कंजक्शन लेना है वो लेना है और का। आपको पता है और में क्या करना है कि नॉट पी और नॉट क्यू। ठीक है, इन दोनों का जो कंजक्शन है उसमें एटलीस्ट एक जो है वो आपका ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखें कि दोनों में दोनों फॉल्स हैं, फॉल्स आ जाएगा। दोनों में से एक ट्रू है, ट्रू आ गया। दोनों में से एक ट्रू है, ट्रू आ गया। दोनों ट्रू हैं तो जाहिर है ट्रू आएगा। ठीक है जी, अब इस कॉलम का आपने नॉट लेना है। ठीक है, तो इस कॉलम का नॉट क्या आएगा, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेबल जो हैं वो अच्छे तरीके से बनाने भी आ गए होंगे और समझ भी आ गए होंगे कि आपने इन टेबल को, ट्रूथ टेबल को कैसे बनाना है। चलें जी, अब लेते हैं ये P और Q, P और Q इक्विवेलेंट टू P एंड Q। एक और है, एक एंड है, आप इन दोनों को इक्विवेलेंट करना है आपने। ठीक है ना, दोनों स्टेटमेंट हमने ले ली, P की ले ली, Q। ठीक है ना, दोनों स्टेटमेंट ले ली, इनका अब हमने लिया और में क्या है जी कि अगर दोनों ट्रू हैं ट्रू है, एक भी ट्रू है तो ट्रू है, एक भी ट्रू है तो ट्रू है, और दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स है। अच्छा, एंड में क्या है, एंड में अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक भी, ये देखो दोनों ट्रू है ना तो ट्रू आ गया, अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू आएगी जहाँ पर दोनों ही ट्रू होंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको एंड और की। और में क्या है कि तमाम ही सही होंगे सिवाय उसके कि जहाँ पे टोटल दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। लेकिन जो कंजक्शन एंड वाला है यानी कि P एंड Q, उसमें सिर्फ वो ट्रू आएगा जो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों को इक्विवेलेंट करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे अगर इनका दोनों का ट्रू है, ट्रू आ गया। ठीक है, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू, यानी कि जहाँ पे स्टेटमेंट सेम है वो ट्रू आएगा, और जहाँ पे ऑपोजिट है वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू आएगा, लेकिन अगर उनमें से एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ। आपने एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट और इसके प्रूफ की उनमें फ़र्क बयान करना है। ठीक है, कि दोनों में क्या फ़र्क है। अच्छा, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज़ कॉल्ड अ स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट की डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, वो या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, लेकिन एट अ टाइम दोनों नहीं हो सकते। इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, दिस स्टेटमेंट A इज इक्वल टू B कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। अब ये जो स्टेटमेंट है ये
या सही हो सकती है या गलत हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एज अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ आइदर एक्यूरेट और इनएक्यूरेट। फॉर एग्जांपल, circumference of a circle with radius r is 2 pi r, ये ट्रू है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, ये भी ट्रू है। लेकिन 3 प्लस 4 इक्वल टू 8 ये रॉन्ग है या फॉल्स है, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया कि एक स्टेटमेंट जो है वो क्या है, उसको हमने कैसे उसका यानी कि प्रूफ जो है वो हमने इसको दिया है कि ये अगर स्टेटमेंट इस तरह है तो ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी, लेकिन एक ही वक्त में दोनों नहीं हो सकती, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम एंड अ थ्योरम, ठीक है। आपने एक्सियम और थ्योरम में आपने फ़र्क बताना है। आपको जैसे गिव एग्जांपल ऑफ ईच, अब हमने इनकी एग्जांपल भी देनी है और आपने बताना है इनमें फ़र्क क्या है। अब आपको पता है कि हमने पहले थ्योरम का किया था कि एक चीज़ जो पहले से प्रूव हो चुकी है हमने उन्हीं बेसिस पर जो है वो उसको प्रूव करना है या उसको स्टेट करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और एक्सियम क्या है जी, एक्सियम ये है कि हमारे पास जो है उसके लिए किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं, किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं, वो चीज़ हम मान लेते हैं कि ये सही है। चलें जी, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इन दोनों की डेफिनेशन लिख दें, इन दोनों का डिफरेंस लिख दें, तो अब पता चल जाएगा कि ये दोनों में क्या फ़र्क है। जब आप इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो इनका फ़र्क जो है, डिफरेंस जो है वो खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें है जी, एन एक्सियम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। यानी कि कोई भी स्टेटमेंट आपके पास है तो हमें उसको ट्रू मान लेने में, उसको सही मान लेने में किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है और उसको भी किसी इस चीज़ की ज़रूरत, एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, थ्रू अ गिवन पॉइंट इन्फिनिटी मैनी लाइन्स कैन पास, यानी कि एक पॉइंट है उसमें से कई लाइन्स जो हैं वो गुजर सकती हैं। अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रान बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, दो नकात के दरमियान से सिर्फ एक लाइन गुजर सकती है। ये तो हो गया हमारा एक्सियम, क्योंकि हमें इन दोनों बातों का पता है, इन पे 100% जो है वो हमें बिलीव है कि आप इनको प्रैक्टिकली भी करके देखें कि आप एक पॉइंट में से इन्फिनिटी लाइन जो है वो क्रॉस कर सकते हैं, उनको पास कर सकते हैं, लेकिन दो पॉइंट में से आप सिर्फ एक ही लाइन को पास कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका थ्योरम। थ्योरम क्या है? अ थ्योरम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, दैट हैज़ बीन प्रूव ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट। अब ये इसको सही माना जाता है जो पहले से हमारे पास जाने पहचाने फैक्ट्स हैं, जो प्रूवन फैक्ट्स हैं, जो हमें मालूम है, उन्हीं को बेस बनाकर हमने इस चीज़ को प्रूव करना होता है, तो वो थ्योरम है, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि थ्योरम और एक्सियम में क्या डिफरेंस है जी। इसकी थ्योरम की एग्जांपल है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज़ 360 डिग्री, यानी कि किसी भी चकोर की, किसी भी क्वाड्रिलेटर की जो अंदरूनी चारों जाविये हैं, उसके अंदर वाले जाविये जो हैं, उनका समअप, उनका मजमुआ जो है वो 360 डिग्री है, ठीक है। ये एक बात प्रूफ है और इसी को हमने मुख्तलिफ़ तरीके से, मुख्तलिफ़ रीज़न से, मुख्तलिफ़ जो प्रूव की हुई बातें हैं उनसे हमने इनको साबित करना है, ठीक है। तो ये हो गई थ्योरम की एग्जांपल। अब हम लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ्स, गिव एन एग्जांपल टू इलिस्ट्रेट योर पॉइंट, ठीक है। ये एक डिस्क्रिप्टिव तरह का क्वेश्चन है। आप देखें कि इसमें आपने ये बयान करना है इसकी इम्पोर्टेंस को, लॉजिकल रीजनिंग की, ठीक है ना। लॉजिकल रीजनिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिकल प्रूफ्स। लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकली सोचने का तरीका जो है वो मैथमेटिकल प्रूफ्स में एक फाउंडेशन की, एक बुनियाद की हैसियत रखता है। एंड इट इंश्योर्स, और ये यकीन दहानी कराता है, दैट कंक्लूजन्स आर ड्राइव्ड इन दी सिस्टमेटिक एंड वैलिड मैनर्स, के यहाँ पे कंक्लूजन जो है वो एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है और एक वैलिड तरीके से जो है वो ली जाती है, ड्राइव की जाती है फ्रॉम गिवन अजम्पशन और एक्सियम्स, दी गई एक्सियम्स और अजम्पशन से, ठीक है। इट एलिमिनेट्स एम्बिगिटी, ये शुक्र शुबहात को या मुख्तलिफ़ किस्म के शुबहात को ख़त्म करती है। एंड सब्जेक्टिवली अलाउइंग मैथमेटिकल रिजल्ट्स टू बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, और ये अच्छे तरीके से, यानी कि बहुत सुलझे हुए तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो रिज़ल्ट्स को एक्सेप्ट करने,
पूरी दुनिया में एक्सेप्ट करने के लिए फ्राहम करती है, एंड वेरीफाइड और उसे वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स है जी, टू प्रूव दैट दी सम ऑफ टू ऑड नंबर इज़ अ इवन। ठीक है, दो जो ऑड नंबर हैं अगर उनको जमा किया जाए तो एक इवन नंबर जो है वो हमें हासिल होता है। ठीक है जी, लेट दी टू ऑड नंबर बी 2m+1 एंड 2n+1। हमने ऑड नंबर लिए हैं, जैसे फ़र्ज़ कर लें आप 2+1 या 4+1। ठीक है ना, तो ये 3 और 5 बन जाएंगे। इसी तरह 2m+1 एंड 2n+1 ये दो ऑड नंबर हैं, वेयर m एंड n बिलोंग्स टू z यानी कि इंटीजर्स। ठीक है, देयर सम इज़, दोनों को ऐड कर लें, 2m+1 + 2n+1, तो क्या आ जाएगा 2m + 2n+2 इक्वल टू 2 हमने कॉमन ले लिया, बाकी आ जाएगा m + n+1। सिंस 2m + n+1 इज़ डिविजिबल बाय 2, अगर ये 2 पर तकसीम हो सकता है इसका मतलब है ये एक इवन नंबर है। ठीक है, दिस सम इज़ इवन, यानी कि ये जो सम है इसका सम वो है इवन है। दिस लॉजिकल रीजनिंग इंश्योर द रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल ऑड नंबर्स। अच्छा, ये इसकी लॉजिकल रीजनिंग जो है इसको ये इस चीज़ की यकीन दहानी कराती है कि जो इसका रिज़ल्ट है ये तमाम ऑड नंबर के लिए सही है, नॉट जस्ट स्पेसिफिक केसेस, कुछ मखसूस केसेस के अलावा ये हर तरह के ऑड नंबर्स के लिए जो है ये सही है। ठीक है ना, ये इसकी लॉजिकल रीजनिंग है और इसकी मैथ में ये इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिकेट वेदर इट इज़ एन एक्सियम, कंजेक्चर और थ्योरम एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। यानी कि आपने बताना है कि जो आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो एक्सियम है, कंजेक्चर है या थ्योरम है। ठीक है, अब आपने देखना है, अब आपको एक्सियम की आपने और कंजेक्चर की और थ्योरम की डेफिनेशन जो है वो एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लें ताकि आपके जहन में आ जाए कि ये तीनों जो है इनमें क्या फ़र्क है। फिर आप इन पॉइंट्स को जो है वो चेक करें कि ये थ्योरम है, कंजेक्चर है या एक्सियम है। चलें जी, फर्स्ट लेते हैं हम, देयर इज़ एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। 2 निकात में से एक सीधी लाइन जो है वो गुज़र सकती है। ठीक है ना, सिर्फ एक लाइन जो है वो गुज़र सकती है 2 पॉइंट में से। ठीक है, ये हमने एक्सियम की उसमें भी पढ़ा है, क्योंकि ये बात जो है वो हमें 100% कन्फर्म है। इसके लिए ना हमें किसी एविडेंस की ज़रूरत है, ना इसको किसी तरह साबित करने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि ये एक्सियम है। ठीक है, इट इज़ एक्सियम, ये एक्सियम है बिकॉज इट इज़ प्रूव्ड एंड नो नीड फॉर एनी एविडेंस, क्योंकि ये साबित शुदा है और इसके लिए हमें किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई कि एक्सियम क्या होता है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसको मानने में हमें किसी एविडेंस या किसी प्रूफ की ज़रूरत ना हो, वो हमें 100% श्योर हो कि हाँ ऐसा ही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। ठीक है, हर इवन नंबर जो है जो कि 2 से बड़ा है, ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं 2 प्राइम नंबर से सम अप के तौर पर। ठीक है, अब इसमें है जी ये क्या है, ये कंजक्चर है, यानी कि ये साबित हो जाए। ठीक है, इसको किया जा सकता है, नहीं तो फिर ये थ्योरम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये प्रूफ हो गया तो ये थ्योरम हो जाएगा, लेकिन अगर ये इस पे ये ट्रू माना जाता है ऑब्जर्वेशन की बेस पे, तो ये जी इट इज़ कंजक्चर बिकॉज इट इज़ बिलीव टू बी ट्रू बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन की बेस पे इसको ट्रू माना जाता है, अगर ये प्रूव हो जाएगा तो ये थ्योरम हो जाता है। नेक्स्ट है जी, सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़ 180। अब हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम अप जो है वो 180 होता है, ये बात भी हमें प्रूफ है और इसको हम प्रूव भी करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के पहले से हमारे पास जो सबूत होते हैं, वेल नॉन एविडेंस होते हैं, उनकी बेस पर हम इस चीज़ को साबित भी कर देते हैं। तो इट इज़ अ थ्योरम। ठीक है, इट इज़ अ थ्योरम बिकॉज इट हैज़ बीन प्रूव ट्रू, क्योंकि इसको सही माना जा चुका है बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट्स, पहले से साबितशुदा नताइज या हक़ाइक़ की बुनियाद पर इसको सही माना जा चुका है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फार्मूलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड,
फर्स्ट है जी हमारे पास प्रूव दैट x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25। आपने इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल आपने इसको प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जी, x माइनस 4 का स्क्वायर है प्लस 9, स्क्वायर को हम एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर और प्लस 9। इनको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 आ गया और ये है जी हमारे पास प्लस 9। तो इन दोनों को हम कर लेंगे ऐड, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25 और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया हमने माइनस और ये इसका कर लिया। अब चूंकि दरमियान में माइनस है, माइनस की वजह से नेक्स्ट वैल्यूज़ जो हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमने क्या किया, दोनों को ब्रैकेट्स के अंदर कर लिया। अब माइनस का साइन है, इसकी साइन की वजह से इन सब के साइन जो हैं वो चेंज होंगे, तो हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 1। इनको हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 2x क्या आ जाएगा 4x। तो 4x इक्वल टू 4x यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बात भी प्रूव हो गई, जो स्टेटमेंट या जो हमें इशू दिया गया था उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब है जी इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, प्रूव दैट x प्लस 5 स्क्वायर माइनस x माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 20x। सेम इसका सेकंड पार्ट की तरह है, आपने इसकी दोनों साइड्स जो है उनको एक्सपेंड कर लेना है। लेंगे हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है तो x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x 5 प्लस 5 स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यूज़ को आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, इसकी वैल्यू को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25। अब इसमें से आप देखें कि आपके पास जो है वो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और जो है 25 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा 10 प्लस 10 20x। ठीक है, तो 20x किसके इक्वल है, ये है इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 के तीनों पार्ट जो हैं वो हमने प्रूव कर लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, प्रूव दी फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। अब आपने इसके जो जैसे जैसे आप इसको प्रूव करेंगे, आपने इसके साथ साथ स्टेप लिखते जाना है कि आपने यहाँ इस स्टेप में क्या किया है। तो यह है जी 4 प्लस 16x बाई 4 इक्वल टू 1 प्लस 4x। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड 4 प्लस 16x प्लस बाई 4, फिर हमने क्या किया कि हमने 1 बाई 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अलग कर दिया 1 बाई 4 इंटू 4 प्लस 16। इसके साथ आपने 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 16x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि इसको आपने पहले इसके साथ किया फिर प्लस, फिर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि इस नंबर से हमने 1 बाई 4 से हमने इस ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि इनको इसमें आपस में कैंसिल कर दिया, यहाँ से आपने जो 4 है वो कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास रह गया 1 प्लस 4x। ठीक है जी, यहाँ पे आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आपने इसके साथ ही कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी 1 प्लस 4x, ये आ जाएगी एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद ये आपने क्या किया है, इसको इससे कैंसिल कर दिया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया और ये आ गया 1 प्लस 4x आपके पास राइट हैंड साइड। ठीक है, आपने इन स्टेप्स को देखना है और साथ में ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ या इनके लॉ जो हैं हम साथ साथ याद करते आए हैं। हमने पहले भी ये चीज़ सॉल्व की है, तो इसका ये आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो इनको सॉल्व किया है और इसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, 6x स्क्वायर प्लस 18x ओवर 3x स्क्वायर माइनस 9
इक्वल टू 2x ओवर x माइनस 3। ठीक है, अब हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। उसके लिए हम कर लेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड 6x स्क्वायर प्लस 18x बाई 3x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब हम करेंगे इसको, इसके प्राइम फैक्टर बना लेंगे, यानी कि हर स्टेप को अलग अलग यानी कि इसको कर लेंगे। तो 6x स्क्वायर को हमने कर लिया 6x इंटू एक्स प्लस 6x इंटू 3। ठीक है, नीचे आ गया 3x इंटू एक्स और माइनस 3 इंटू 3। तो इस सारे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि इधर से 6x जो है दोनों में है, इसको हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास रह गया x प्लस 3। ठीक है, और नीचे हमारे पास जो हमने 3 कॉमन लिया, बाकी रह गया x माइनस 9। तो ये हमने ले लिया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, क्योंकि दोनों के साथ ही ये, अगर ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है तो दोनों में से कॉमन भी लिया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हम करेंगे जी, ये अब 6x था, इसको हमने 3 इंटू 2x कर दिया, और x प्लस 3 है, नीचे जो है 3 है, इसको x माइनस 3 और x प्लस 3 कर दिया। यहाँ पे हमने a स्क्वायर को a इंटू a कर दिया। ठीक है, यानी कि हमने इनको स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे हमने ये फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया, a माइनस बी a प्लस बी वाला, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये वैल्यू जो है ये इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या रह गया 2x बाई एक्स माइनस 3। ये आ गया डिवीजन प्रॉपर्टी। ठीक है, कैंसलेशन भी कह सकते हैं आप इसको, यहाँ पे आप डिवीजन प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इट्स मीन ये प्रूव हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट, ये देखें पार्ट नंबर 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू x प्लस 5 ओवर x माइनस 5। ठीक है, ये बुक पे थोड़ी सी वैल्यू जो है ना यहाँ पे रॉन्ग लिखी हुई है, आप यानी कि क्या लें, मिसप्रिंट तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे जो है वैल्यू वो गलत लिखी हुई है। तो आपने यहाँ पे 10 कर लेना है, क्योंकि हमारे पास जो फैक्टराइजेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग अगर हमने ये आंसर लेना है तो फिर ये यहाँ पे 10 ही आएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब इसको हमने जिसकी जो फैक्टराइजेशन करनी है वो हमने मिड वैल्यू की उससे करनी है, कि जो हमने दरमियान वाली जो इसकी टर्म है, मिड टर्म है, इसको हमने इसके पेयर बनाने हैं और फिर हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये देखें कि आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाली वैल्यू जो है उसको हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 10, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से आप देखें कि इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन लिया, बाकी बचा हमारे पास x प्लस 5। ठीक है, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो आ गया x प्लस 5। सही है जी, यहाँ पे आ जाएगा जी नीचे, यहाँ से भी देखें x कॉमन लिया, बाकी x माइनस 5 आ गया, प्लस 2 है, यहाँ पे भी x माइनस 5 आ गया। अब आपने फिर कौन सी लेनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वहाँ ये अप्लाई करना है या कैंसिलेशन कर लें। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में है कि हमने ये कॉमन ले लिया, अब हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे अगर हमने कॉमन लिया तो अब देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यू से तो यही वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो कौन सा लॉ हमने यहाँ पर अप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब क्या करेंगे जी, यहाँ दोनों वैल्यू में से x प्लस 5 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से आपने x माइनस 5 ले लिया। ठीक है, बाकी बचा x प्लस 2 और यहाँ बचा x प्लस 2। अब आपने x प्लस 2 जो है इन दोनों को कैंसिल कर देना है। यहाँ पे आप ये इसको कैंसिल कर दिया आपने, यहाँ पे आप डिवीजन प्रॉपर्टी लगा लें या आप यहाँ पे कैंसिलेशन लगा लें, बाकी आपके पास रह जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 5। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कैंसिल करके 1 आ गया, तो इसके साथ ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लग गया, ये इसकी प्रॉपर्टी लग गई। तो ये आ जाएगा x प्लस 5 ओवर x माइनस 1 और ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सपोज इफ़ x इज़ एन इंटीजर देन x इज़ ऑड देन 9x प्लस 4 इज़ ऑड। आपने ये प्रूव करना है कि अगर x ऑड नंबर है तो 9x प्लस 4 भी ऑड नंबर है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन जो है वो आपकी एग्जांपल में दिया गया है पेज नंबर 153 पे। ठीक है, एक्सरसाइज ये इसकी एग्जांपल नंबर जो है वो 6 है। अब है जी 9x प्लस 4, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, x की ये वैल्यू हमने 1 में पुट कर दी है तो ये आ जाएगा 9
x की जगह हम लगाएंगे 2k + 1 + 4, ये आ जाएगा 18k + 9 + 4, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा 18k + 13, तो 18k + 12 + 1। अब आप देखेंगे इन दोनों में से आपने 2 को कॉमन ले लेना है, बाकी रह जाएगा आपके पास 9k + 6 और +1, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा, इसको आप ले लें सपोज m के इक्वल, m = 9k + 6, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे m आ जाएगा तो 2m + 1, और 2m + 1 जैसा कि अभी हमने लास्ट उसमें सपोज किया था कि ये ऑड नंबर है, ठीक है ना, 2m + 1 या 2n + 1, तो ये एक ऑड नंबर है, ये चीज़ हमने प्रूव कर दी, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, सपोज x इज़ एन इंटीजर, इफ़ x इज़ ऑड देन 7x + 5 इज़ इवन, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने इसको सपोज कर लेना है कि 7x + 5 जो है उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लेना है, और हम सपोज कर लेते हैं कि x = 2k + 1, ठीक है। अब x जो है वो ऑड है, ठीक है। अब x की वैल्यू हम रखेंगे इस इक्वेशन में, 7 को हम रखेंगे x की जगह 2k + 1 + 5, ठीक है जी। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14k + 7 आ जाएगा +5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14k + 12 आ गया, ठीक है। इन दोनों में से हमने 2 को कॉमन लिया, 7k + 6 आ गया। अब हम सपोज कर लेते हैं कि 7k + 6 जो है वो इक्वल टू m है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2m। 2m क्या है? 2m हमारे पास एक इवन नंबर है, ठीक है जी, ये भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, प्रूव दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इफ़ x इज़ एन ऑड इंटीजर देन शो दैट इट x² - 4x + 6 इज़ ऑड, ठीक है। अब अगर देखें x जो है, अगर उसको हम एक ऑड इंटीजर लें तो हमने ये शो करना है कि x² - 4x + 6 जो है ये भी एक ऑड नंबर है, ठीक हो गया जी। अब हम उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में किया है, सेम ऐसे ही ये भी क्वेश्चन है कि इसमें हम करेंगे x² - 4x + 6 को इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, हम x को सपोज करेंगे 2k + 1, और चूँकि x जो है वो एक ऑड नंबर है, इसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया इसमें, तो 2k + 1 का स्क्वायर आ जाएगा -4, 2k + 1 + 4, इसको हमने एक्सपेंड किया 4k² + 4x + 1, इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, +6 आ गया। अब इसको हम लिखेंगे 4x² + 4x + 1, ठीक है, और ये आ जाएगा -8k - 4 + 6। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, 4k² + 4k -8k + 1 - 4 + 6 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप देखें कि यहाँ पे ये 4k² आ गया, ठीक है, 8k में से 4 हमने माइनस किया तो -4k आ गया, इस 6 में से हमने 4 को माइनस किया तो 2 आ जाएगा, और +1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो हमारे पास जो है इक्वेशन आ जाएगी 4k² - 4k + 2 + 1। अब इस सारी चीज़ में से हमने इसको हमने m के इक्वल सपोज कर लिया, ठीक है, ये m के इक्वल है तो ये आ जाएगा m + 1, तो ये m + 1 क्या है हमारे पास, ये एक ऑड नंबर है, ठीक है जी। अच्छा, इसका b है, b स्टेटमेंट क्या है, इफ़ x इज़ एन इवन इंटीजर, ठीक है, पहले क्या था ऑड, अब है इवन इंटीजर, देन शो दैट x² + 2x + 4 इज़ इवन। अब ये है जी x² + 2x + 4, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। पुट हमने x को किसके इक्वल किया, 2k के, ठीक है, क्योंकि ये जो x जो है वो एक इवन नंबर है। अब हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन में, 2k² + 2 × 2k + 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4k² + 4k + 4, तो इसका आ जाएगा 2 कॉमन लिया हमने, 2k² + 2k + 2 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यू जो है इसको इक्वल रखेंगे हम m के रखेंगे तो ये आ जाएगा 2m, और 2m जो क्या है वो एक इवन नंबर है, ठीक हो गया जी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, प्रूव दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट A एंड B, A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। स्टूडेंट, अगर आपको याद होगा तो ये जो आपके पास इक्वेशन या एक्सप्रेशन या जो आपने इसको सॉल्व करना है, प्रूव करना है, ये आपके पास ये डी मॉर्गन्स लॉ का एक लॉ है, ठीक है ना, तो आपने इसको प्रूव करना है। ऐसा ही सेम इसका सेकंड पार्ट जो है डी मॉर्गन्स लॉ का एक पार्ट, ये जो सेकंड पार्ट है वो आपके पेज नंबर 154 पे दिया गया है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 में। तो सेम यही चीज़ है, ठीक है,
आपने उसको भी एक दफ़ा सॉल्व कर लेना है। वो इसका सेकंड पार्ट है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, यानी कि एक पार्ट ये है, एक पार्ट आपके पेज नंबर 154 पे दिया गया है। आप उसको भी सॉल्व कर लें, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। तो हम सपोज कर लेते हैं X जो है वो बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट के, ठीक है। अब X जो है वो इसके साथ इससे बिलोंग करता है, तो जाहिर सी बात है वो A इंटरसेक्शन B से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट होते हैं जो कि दूसरे सेट में ना हो, ठीक है। अगर ये X इससे बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है X इससे बिलोंग नहीं कर रहा, और जब इससे बिलोंग नहीं कर रहा तो वो A से भी बिलोंग नहीं कर रहा, वो B से भी बिलोंग नहीं कर रहा, वो बिलोंग कर रहा है A कंप्लीमेंट से और वो बिलोंग कर रहा है B कंप्लीमेंट से। इसका मतलब है वो बिलोंग कर रहा है A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट से। ठीक हो गया जी, ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। अब हम ले लेते हैं जी Y को। Y जो है बिलोंग कर रहा है A कंप्लीमेंट से यूनियन B कंप्लीमेंट से। अगर Y जो है बिलोंग कर रहा है A कंप्लीमेंट से और Y बिलोंग कर रहा है B कंप्लीमेंट से, इसका मतलब है Y जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा A से और ना ही वो बिलोंग कर रहा है B से। इसका मतलब है वो बिलोंग नहीं कर रहा A इंटरसेक्शन B से, बल्कि वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट से, ठीक है। तो ये होगी इसकी सेकंड, और 1 और सेकंड यानी कि दोनों से हम इसको प्रूव कर लेते हैं। दोनों से हमने प्रूव कर लिया कि A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट जो है वो सबसेट है A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट का, ठीक है। ये हमने तीनों जो है इक्वेशंस हमारे पास, उनसे हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है कि A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। अब स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन के साथ ही वो एग्जांपल जो मैंने आपको बताई है कि पेज नंबर 154 पे एग्जांपल नंबर 7 है, उसको भी आपने ज़रूर कर लेना है, ताकि आपको दोनों क्वेश्चन जो हैं, ये दोनों पार्ट जो हैं वो हो जाएं सॉल्व और आपको कोई मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर देन x लेस देन y। अब हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, बल्कि इनइक्वालिटी है एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि एक्स और वाई जो हैं दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों 0 से ग्रेटर हैं, यानी कि पॉजिटिव हैं। टेक द स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया है, ठीक है। अब ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन वाई, ठीक है। So it is proved that if x, y are positive real number and then x square less than y square then x less than y, यानी कि अगर x और y दोनों रियल नंबर हैं तो अगर x y से छोटा है तो उनका स्क्वायर भी छोटा होगा, और अगर स्क्वायर छोटा है तो फिर वो उनका अंडर रूट भी, स्क्वायर रूट भी छोटा होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, ये थ्योरम की एक एग्जांपल है, ठीक है। ये थ्योरम की एग्जांपल, हम ये थ्योरम बार बार हम ये स्टेटमेंट जो है वो अपने चैप्टर में कर चुके हैं। जब हमने डेफिनेशन की है तब भी, जब हमने ट्रू फॉल्स सेंटेंसेस किए हैं तब भी, और जब हम ये इसकी एग्जांपल बयान कर रहे हैं तब भी। और अब हम देखें इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। ये एक थ्योरम है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। हमने प्रूव क्या करना है, इसके तीनों एंगल यानी कि एंगल A प्लस B प्लस C जो है वो इक्वल टू 180 है, यानी कि हमने तीनों एंगल जो हैं इसके वो 180 के इक्वल प्रूव करने हैं। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, ड्रा लाइन LM, ये हमने एक लाइन ड्रा की LM थ्रू C पैरेलल टू AB, यानी कि इस C पॉइंट के थ्रू हमने ये एक लाइन LM ड्रा की है जो कि पैरेलल है AB के, ठीक है, जो AB के पैरेलल है। और इसमें क्या है जी, एंगल 1 जो है वो एंगल A के इक्वल है, एंगल 2 जो है वो एंगल B के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं, मुतकाबला ज़ाविये जो हैं उनके इक्वल होंगे। तो हम स्टेटमेंट ले लेते हैं, उनके साथ में रीजनिंग कर लेते हैं कि क्या क्या रीज़न है क्यों ये इक्वल हैं। ये है जी आपके पास कि एंगल A प्लस 1 के है, B प्लस 2 के है,
तो ये क्या है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं इनके, ठीक है, मुतकाबला ज़ाविये जो हैं ये इनके अल्टरनेट, ये जैसे ये 1 ए के इक्वल है, 2 जो है वो बी के, ये इनके अल्टरनेट एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए इनके एंगल ए 1 के बराबर है, बी जो है वो 2 के बराबर है। तो इस तरह अब करेंगे कि 1 प्लस बी सी ए प्लस 2 इक्वल टू 180। अब हमने ये देखें, अगर ये एंगल ए के बराबर है, ये एंगल बी के बराबर है, इसका मतलब है अगर हम 1 को एंगल ए सी बी, ये वाला जो एंगल है, इसको और ये एंगल 2, इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, 180। इसका मतलब है एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर ली है। एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन के एंगल हैं और ये अल्टरनेट एंगल हैं ए और बी के। इसका मतलब है कि जो ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल हैं वो उनका सम अप जो है वो 180 है, ठीक है। ये थ्योरम है जो हमारे पास पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट्स थी, हमने उनकी मदद से इस थ्योरम को प्रूव कर दिया जी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें है ये एक एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, जो छोटी छोटी स्टेटमेंट्स जो हैं, जो इससे रिलेटेड और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। क्योंकि आपने देखा कि एक्सरसाइज में भी कई क्वेश्चन जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव हैं, यानी कि आपने उनकी डेफिनेशन लिखनी है या उनको एक्सप्लेन करना है जो कुछ पूछा गया है। तो फिर उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको डेफिनेशन भी अच्छे तरीके से आती हो, आपको ट्रुथ टेबल भी अच्छे तरीके से आते हों, आपको सिंबल्स वगैरह भी पढ़नी आती हों। तो आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज को, इस वीडियो को जो है आपने बार बार देखना है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैथ जो है वो आता ही प्रैक्टिस से है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इफ़ ए बी एंड सी आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, प्रूव दैट ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी, इम्प्लाइज दैट ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है इसकी, ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी, यानी कि ये चीज़ जो है और ये चीज़ बराबर है, ठीक है। तो ये यूँ नहीं है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट है ना, ये एक और चीज़ है, ये और ये दोनों बराबर हैं, इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के, ठीक है। अच्छा, ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी। अब हमने क्या किया, बी डी जो है नीचे एलसीएम है, ठीक है, इसके साथ हम दोनों साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये इसकी आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। तो दोनों तरफ हमने इसको बी डी से मल्टीप्लाई कर लिया। अब बी से जो बी कैंसिल हो जाएगा, या आप इसको यूँ लिख लें 1 ओवर बी इंटू बी, ये आ जाएगा ए डी। इसी तरह सी है, बी डी से डी कट जाएगा, ठीक है, तो बी आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया ए डी इक्वल टू सी बी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ए डी इक्वल टू बी सी के, देखें, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। नेक्स्ट है जी ए ओवर बी इंटू सी ओवर डी इक्वल टू ए सी ओवर बी डी, सेम, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब देखें, अब ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब ए बी इंटू सी डी, तो आपने क्या करना है, इसको ए इंटू 1 ओवर बी इंटू सी ओवर 1 ओवर डी लिख लिया। अब ये हो जाएगा आपके पास ए सी और ये आ जाएगा 1 ओवर बी डी। तो ए सी को ऊपर लिख लें, बी डी को नीचे लिख लें, तो ये आ जाएगा ए सी ओवर बी डी, यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है। और ये साथ साथ आपको ये इसके हैं रूल्स जो यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं, ये यहाँ पर जो जो प्रिंसिपल्स हमने अप्लाई किए हैं वो हमने साथ साथ इसको एक्सप्लेन कर दिया है। नीचे जो है जी वो आपका थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट है जी, ए बी प्लस सी बी, ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी इक्वल टू ए प्लस सी ओवर बी। अब देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी, दोनों का फ्रैक्शन में है और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू 1 ओवर बी प्लस सी इंटू 1 ओवर बी। तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब आ जाएगा जी ए और सी, इन दोनों को ऐड कर लें और 1 ओवर बी को कॉमन ले लें, ठीक है। इनको कॉमन लेंगे आप, तो ये ओवर सी, ए प्लस सी आ जाएगा और नीचे बी आ जाएगा, और ये इक्वल टू राइट हैंड साइड है और ये है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी और इससे भी, या आप इसको कॉमन ले लेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमने इसको प्रूव कर दिया है कि ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी इक्वल टू ए प्लस सी ओवर बी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो गई है। अब आपने क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेना है और मेरे चैनल को नए देखने वाले बच्चों ने
सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।